हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन के साथ तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस हमें पे नहीं करनी है। यहाँ पर कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और वो भी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ डिलीवर किया जाता है। इसी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बुक्स की हार्ड कॉपी या मतलब डिजिटल कॉपी आपको भी मिले, ई बुक्स आपको भी प्रोवाइड हो जाए, ये वो बुक्स हैं बेसिकली जिनको हम लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से प्लान आउट करके बनाया है। दैट मीन्स एक कंप्लीट एमसीक्यूज का पार्ट है। यहाँ पर मैं कहूँगा कंप्लीट सैम्पल पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, उनके सॉल्यूशन बुकलेट्स हैं। अगर आप चाहते हैं ये बुकलेट्स पाना तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा फॉर्म। आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी टीम आपके कांटेक्ट में आके आपको ये बुक्स अवेलेबल करा देंगी। तो हार्ड कॉपी पाने के लिए और ई बुक्स पाने के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। मतलब नीचे फॉर्म को फिलअप करिए और ये वीडियो को भी पूरा लास्ट तक सुनिए। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं सैम्पल पेपर्स। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं 8th क्लास स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। 100 में से 100 मार्क्स। आपको बस काम ये करना है कि जब आप लोग चैप्टर की पूरी अच्छे से तैयारी कर लें, जब आप 8th क्लास की बहुत अच्छे तैयारी कर लें, तो अभी से ही आप सैंपल पेपर्स को लगाना चालू कर दीजिए। आप मॉक टेस्ट दीजिए। ये आपका मॉक टेस्ट है और ये मॉक टेस्ट हमारी बुक्स में ईजिली अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं हार्ड कॉपी आपके पास पहले आए, पहले आप इसको पाएं, तो इसके लिए आपको वही सिंपल प्रोसेस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, बुक्स आप तक आ जाएंगी। क्लियर है? और उन मॉक टेस्ट पेपर्स को खुद से सॉल्व करिए दिए हुए टाइम में। तो समय आपको 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे ऐसा दिया जाता है। हर पेपर का अपना एक लिमिट है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं और फिर उनके मार्क्स भी डिसाइडेड हैं। जैसे ये पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं 100 मार्क्स का पेपर है। इससे पहले वाला जो आपने सैंपल पेपर 1 सॉल्व किया था, उम्मीद करता हूं आपने किया है उसको, ठीक है। आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें 80 मार्क्स का पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाया गया था। क्लियर? तो यहां पे चलिए अब इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पेपर 2 में पहला सवाल कुछ ऐसा आपके सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइडेड है ये पेपर। टाइम अलाउड किया हुआ आपको 3 आवर्स और आपको एक मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का ये पेपर है जो अभी मैंने बताया अभी। क्लियर? सेक्शन 4 है, सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है। ए सेक्शन जो है वो 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, सेक्शन बी जो है वो 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है और सेक्शन सी जो है वो 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। सेक्शन डी जो लास्ट है, लॉन्ग आंसर टाइप वैरायटी आपकी आती है, वो जो सेक्शन है वो आपका हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो टोटल 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन हैं, 100 मार्क का पेपर है। तो और पहला सवाल कुछ इस प्रकार से आपके सामने, सिंपल ओरल, ठीक है। तो जल्दी से जवाब दो, वीडियो को पॉज करो, देखो, आगे बढ़ो। क्लियर है? और फिर सॉल्यूशन को वॉच करो। देखो, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में दिए हुए 3 इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। तो ट्राइंगल कोई भी हो, ठीक है, कोई सी भी प्रकार का ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, चाहे मैं कहूंगा यहाँ पे स्कैलिन ट्राइंगल हो, जैसा भी ट्राइंगल हो, अगर उस ट्राइंगल के मैं तीनों इंटीरियर एंगल्स की बात करूंगा, एंगल ए बी सी, तो तीनों एंगल्स का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको थ्योरी लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी। तो द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहां पे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, the sum of the measure of the 4 angles of a quadrilateral, quadrilateral, quad वर्ड का मतलब है 4, 4, ठीक है। तो 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलैटरल। क्लियर? अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो सम ऑफ द मेजर ऑफ 4 एंगल्स। अब 4 एंगल्स का मेजरमेंट, ये है आपका कोई भी क्वाड्रिलैटरल। इस क्वाड्रिलैटरल के अंदर जो इंटीरियर के 4 एंगल्स बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा इनका जो सम है, ये सम हमेशा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री के बराबर होता है।
क्यों सर? तो ये अगेन आपको थ्योरी लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, इसलिए आपको थ्योरी लेक्चर पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रिलैटरल को हम बेसिकली, किसी भी क्वाड्रिलैटरल को हम बेसिकली, क्योंकि दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं और एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, दूसरे का भी होगा 180 डिग्री। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आपको 360 डिग्री मिलता है। कुल मिला के हमारा आंसर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ट्राइंगल्स के लिए 180 डिग्री, क्वाड्रिलैटरल के लिए 360 डिग्री। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से बन गए होंगे। हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ रेगुलर हेक्सागन? क्वेश्चन नंबर 3। रेगुलर वर्ड और हेक्सागन, तो यहाँ पे जो वर्ड है हेक्सागन, देखो आपको यहाँ पे नाम पता होने चाहिए। तो आपको पता है 3 मिनिमम साइड से बनने वाला जो क्लोज्ड फिगर है वो ट्राइंगल्स है। इसके बाद आता है आपका क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है, और इसके बाद 4-5 साइड के लिए आता है आपका पेंटागन। तो पेंटागन 5 साइड के लिए और 6 साइड के लिए आपका वर्ड आता है हेक्सागन। तो यहाँ पे बेसिकली हेक्सागन 6 साइड के लिए, 7 साइड के लिए वर्ड आता है हेप्टागन और 8 साइड के लिए फिर आपका आता है ऑक्टागन। ऐसे 9 साइड्स के लिए आता है आपका नोनागन और 10 साइड्स के लिए आ जाता है डेकागन। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, जो कि थ्योरी लेक्चर में आपको बहुत अच्छे सिखाए हैं। जब भी इनके आगे वर्ड रेगुलर को ऐड कर दिया जाता है तो रेगुलर का मतलब है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। क्लियर है? तो यहां पे ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल जब भी इन शब्दों के आगे वर्ड रेगुलर जोड़ दिया जाएगा। ट्राइंगल के आगे अगर रेगुलर कर दिया तो ये वर्ड इक्विलैटरल, बेसिकली आपने ट्राइंगल पढ़ा है इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहां पे ये बन जाएगा स्क्वायर। क्वाड्रिलैटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं वो है स्क्वायर। फिर स्क्वायर होता है या रोम्बस होता है, ठीक है ना। फिर इनकी आपस में प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पेंटागन, रेगुलर पेंटागन मतलब 5 साइड का फिगर जिसकी पांचों साइड और पांचों एंगल इक्वल है। तो अब आपसे देखो सवाल क्या किया है, सवाल आपसे किया एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब 6 साइड, तो ये एक ऐसा फिगर है जिसमें पूरी 6 साइड्स आपस में इक्वल है, पहली चीज। अब हाउ मेनी डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स कितने होंगे? तो देखिएगा, अगर मैं ये वर्टेक्स लेता हूं तो इस वर्टेक्स से यहां पे, यहां पे, यहां पे 3 डायगोनल्स बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा वर्टेक्स लेता हूं, अगेन 1 2 3, ये डायगोनल लेता हूं तो अगेन एक तो है, 2 और ये 3। तो देखिएगा आपको यहां से एक चीज समझ आएगी। अगर मैं हर वर्टेक्स को देखूं तो ये वर्टेक्स देखो ऑलरेडी ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, एक ये वाला डायगोनल बनेगा। तो हर वर्टेक्स से 3 डायगोनल बन रहे हैं, पहली चीज। लेकिन यहां पे आप एक चीज नोटिस करो कि इस वर्टेक्स से बनने वाले जो 3 डायगोनल हैं और इस वर्टेक्स से बनने वाले जो 3 डायगोनल हैं उसमें से एक डायगोनल तो कॉमन आ गया, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं काउंटिंग करने में, क्योंकि हमारा समय बर्बाद होता है। हेक्सागन है ना, 6 साइड है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा कि कितने डायगोनल्स बनेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आपके पास फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला जो है वो है आपका n-3/2। तो ये वाला फॉर्मूला तभी आपको यूज करना है जब वर्ड रेगुलर हेक्सागन बोला हो। क्या बोला हो? रेगुलर हेक्सागन बोला हो। तो देखो साइड्स अगर मुझे पता है, जैसे 6 साइड्स हैं तो यहाँ पे 6 साइड्स आप बना के देख सकते हो, लेकिन क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स का अगर डायगोनल निकालना है तो हमें यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। क्लियर है? तो देखो यहाँ से वैसे निकल सकता था जो अभी हम बना रहे थे। देखो यहाँ से 1 2 और 3, फिर उसके बाद ये 4, ये 5 और फिर ये तो काउंटेड हो गया था, तो यहाँ से ये 6 और ये 7, ये 8 और यहाँ से आप देखेंगे ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ से भी बन चुका है और यहाँ से ये नहीं बना, तो 9। टोटल 9 डायगोनल्स होते हैं। देखो यहाँ से फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ये आएगा n क्या है, तो नंबर ऑफ साइड्स, हेक्सागन, हेक्सा बोला था 6 साइड्स होती हैं, तो 6 - 3/2 ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो देखो डायरेक्ट 9 निकल के आ जाएगा। ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जब ऐसी खिचड़ी बन जाती है तो काउंट करना दिक्कत हो जाती है।
क्लियर है? यहां पे देखना, ये हो जाएगा आपका 6, 6 माइनस 3 इज व्हाट? तो 6 माइनस 3 इज 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 18/2 और 18/2 का मतलब है 9। तो यहां पे फाइनली हमारा आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन में वो है सी ऑप्शन। पूरी उम्मीद करता हूं थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल्स किसके? पॉलीगन के। पॉली मतलब क्या है? तो पॉली मतलब मैनी और गन का मतलब साइड्स। तो जब बहुत सारी साइड से क्लोज्ड फिगर बनता है उसको पॉलीगन कहते हैं। मिनिमम 3 साइड से क्लोज्ड फिगर बनता है, बाकी साइड्स बढ़ती जाएंगी, क्लोज्ड फिगर बनते जाएंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट फिक्स होता है। एक्सटीरियर एंगल मेजरमेंट मतलब अगर मैं कोई भी साइड को बाहर की तरफ एक किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये साइड इंक्रीज कर दी, फिर मैं बोल रहा हूँ ये साइड मैंने बाहर की तरह एक्सटेंड कर दी, ये एक्सटेंड कर दी, तो यहाँ पे जो बनने वाले बाहर वाले एंगल हैं, क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन, कोई भी फिगर हो, कैसा भी पॉलीगन हो, कितने भी साइड का पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा 360 डिग्री होगा। मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो सी है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताते भी जाइए। 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। मूव करते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन ए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अ पॉलीगन हैव इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। ऐसा पॉलीगन जिसमें साइड सारी इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं, तो ऐसे वर्ड के लिए हम कैसा बोलेंगे? तो देखो, रेगुलर पॉलीगन, अभी मैंने पीछे बताया था वर्ड रेगुलर यूज करते हैं। और पॉलीगन का नाम, तो वो पॉलीगन का नाम जो भी पॉलीगन दिया है, जैसे आपको बोला है 5 साइड का है तो हम कहेंगे रेगुलर पेंटागन, 6 साइड का है रेगुलर हेक्सागन, 7 साइड का है रेगुलर हेप्टागन, 10 साइड्स का है रेगुलर डेकागन। ठीक है, तो वर्ड रेगुलर यूज हो जाता है। तो रेगुलर का मतलब होता है नंबर ऑफ एंगल्स जितने भी हैं, इंटीरियर एंगल्स जितनी भी साइड हैं, उन सब का मेजरमेंट आपस में सेम है। तो यही आपसे पूछा, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, उनको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर है ए। क्लियर है? तो ये एमसीक्यू वैरायटी थी जहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, और आपने वहां पे सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन एमसीक्यू वैरायटी के सॉल्व किए। पूरी उम्मीद करता हूं ये आपसे बहुत बढ़िया तरीके से बने होंगे। 5 मार्क्स आपके हो गए पक्के। डन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोल रहे हैं? तो जीरो हैज रेसिप्रोकल, तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। मेरी बात को समझो, रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। जीरो एक रैशनल नंबर है। यस, जीरो एक रैशनल नंबर है। ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ये हम पढ़ते हैं कंडीशन। लेकिन जीरो अकेला एक ऐसा, मैं कहूंगा होल नंबर है या ऐसा एक रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। जीरो का मतलब 0/1, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो इसके लिए मैथ्स में कोई भी डेफिनेशन नहीं है। डिनोमिनेटर शुड नेवर इक्वल टू 0, और अगर कभी 0 दिख जाता है तो हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। The number dash and dash are their own reciprocals. The number 1 and -1 are their own reciprocal. मतलब उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो खुद ही हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 है, -1 का रेसिप्रोकल -1 है। डन। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का अगर मैं रेसिप्रोकल निकालता हूं तो वो भी पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर सकते हैं। देखो, मैं बोल रहा हूं 2/3 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। अगेन, अगर ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होगा। डन। अ रेगुलर ट्राइंगल हैज 0 डायगोनल्स। ट्राइंगल, ट्राइंगल में तो कोई डायगोनल्स ही नहीं बन सकते भाई। ये अकेला एक ऐसा फिगर है जो पॉलीगन कहलाता है, ठीक है, लेकिन यहां पे किसी भी तरह का डायगोनल नहीं बन सकता। तो हैज 0 डायगोनल्स या नो डायगोनल्स। ठीक है, हम वर्ड या तो 0 लिखेंगे या नो लिखेंगे। शब्द लिखे हैं तो हम शब्द ही लिख देते हैं। तो अ रेगुलर ट्राइंगल हैज नो डायगोनल्स।
अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम नहीं है बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपको क्वाड्रिलेटरल्स का ज्ञान होना चाहिए, आपको फिगर्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्या बोला है? अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ये क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं है। देखो ये होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बेसिकली रेक्टेंगल से बनता है, ठीक है? तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन इसके अंदर दो जो है अपोजिट एंगल्स वो इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। इक्वल मेजरमेंट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, हम इसको रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है? रेक्टेंगल एक अकेला ऐसा फिगर है, या स्क्वायर भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। रेक्टेंगल, अब पैरेललोग्राम नहीं है तो फिर रेक्टेंगल मत बोलो, ठीक है? आप एक काम करो, इसको बोल दो स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है? तो इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड अ स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया है सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि वेराइटी है, अगेन मैच द कॉलम, सेक्शन ए ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? तो देखिए ट्रपीजियम, पहले तो हम ट्रपीजियम मार्क कर लेते हैं। ट्रपीजियम ये रहा आपका, तो ये रहा ट्रपीजियम, या ऐसे ना लाइनिंग मार्क करते हुए हम एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ये ए फिगर, ये बी फिगर, ये सी फिगर, ये डी फिगर और ये ई फिगर। तो देखो पहले तो मुझे वर्ड दिख रहा है ट्रपीजियम, तो ट्रपीजियम किससे मैच कर रहा है? यहाँ पे ट्रपीजियम मुझे दिख रहा है ए, ठीक है? तो थर्ड करस्पॉन्ड्स टू ए, ट्रपीजियम का काम खत्म। फिर मुझे यहां दिख रही काइट, तो काइट फोर्थ वाला है बी फिगर, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन में हमारा आंसर आएगा बी। ऐसा क्यों किया? ये काइट क्यों है? काइट में हम लोग बेसिकली, काइट क्या पतंग जैसा बनता है, तो जो अगल बगल वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं बेसिकली, तो ये काइट है। ट्रपीजियम क्या होता है? एक पेयर जो है वो पैरेलल साइड्स का होता है और बाकी जो एक पेयर है वो पैरेलल नहीं होते। तो यहाँ पर हम कहेंगे फोर्थ जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है बी को। क्लियर? उसके बाद हम आ जाते हैं पैरेललोग्राम पे, तो फिफ्थ जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है डी को, फिफ्थ करस्पॉन्ड कर रहा है डी को। तो देखिएगा अब हमने ए कर लिया, बी कर लिया और डी कर लिया, मेरे पास बच रहा है सी एंड ई। तो 8/21, 8/21 का रेसिप्रोकल दिया है यहाँ पे 21/8, डन। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 8/21 करस्पॉन्ड कर रहा है 21/8 को। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये बेसिकली करस्पॉन्ड कर रहा है ई पार्ट को, ठीक है? ये क्यों करस्पॉन्ड कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमें इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है। 8/21 सॉल्व नहीं हो सकता ऊपर नीचे, 8/21 का रेसिप्रोकल हो सकता है 21/8। -7/19 का यहाँ पे मुझे पॉजिटिव, तो ये अगर नेगेटिव रैशनल नंबर दिया है तो सी वाला हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर दिख रहा है। मैं कहूँगा सेकंड के लिए करस्पॉन्ड करेगा सी ऑप्शन, तो ये है आपका सी ऑप्शन, डन। तो ये थे सिंपल मैच द फॉलोइंग, 5 मार्क्स का, एक मार्क्स का एक था। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया है सॉल्व, डन। मूव करें आगे, चलिए। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ये ट्रू एंड फॉल्स की क्वालिटी, मतलब आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो वैरायटी दी है वो ट्रू एंड फॉल्स है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने यहाँ पे देख लिए हैं आपके कंप्लीट तरीके से 1 मार्क्स में एमसीक्यूज, 1 मार्क्स में मैच द फॉलोइंग, 1 मार्क्स में अब हम ट्रू एंड फॉल्स कर रहे हैं। देखो, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, किसी भी ऑड नंबर का अगर मैं क्यूब करता हूं, देखो ये एक ऑड नंबर है, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, ये आपका आ रहा है 27। 5 का अगर आप क्यूब करेंगे तो ये आ रहा है आपका 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5, मतलब 125। तो देखो ये इवन तो कहीं से भी नहीं आ रहा। यहां पे क्या लिखा है? क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? तो यहां पे मैं कहूंगा
कि क्यूबिंग करने पे किसी ऑड नंबर की 7 की करके देख लो भाई, 7 का क्यूब करूंगा तो 7 इंटू 7 इज 49 एंड 49 इंटू 7 इज, अगर मैं देखूं तो वो होता है आपका कितना, तो 49 इंटू 7 आपका होता है 63, 4 इंटू 7 इज 28, 29 30 34, 343 आ रहा है। ये भी ऑड नहीं है कहीं से भी, ये भी ऑड नहीं है, ये भी ऑड मतलब इवन नहीं है, तो इवन तो आ ही नहीं रहा, ऑड ही आ रहा है। तो कुल मिला के पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। अच्छा, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, वो कभी भी एंड नहीं होगा 2 zeros से। यस, वो कभी भी एंड नहीं होगा 2 zeros से, वो हमेशा एंड होता है 3 zeros से। तो 3 zeros होंगे वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहां पर परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। A simple closed curve made up of only line segment is called a polygon। Yes, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सिंपल क्लोज्ड कर्व जिसमें सिर्फ लाइंस का यूज हुआ है, वो क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए, ऐसे लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज्ड कर्व को हम वर्ड पॉलीगन बोलते हैं। पॉली मतलब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस का यूज होगा, ट्रू स्टेटमेंट है। A rectangle is a parallelogram with 4 sides equal। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होती। डन। इन अ स्क्वायर ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर के अंदर हर जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 के ये 5 सब पार्ट भी हमने कर लिए हैं सॉल्व। तो सेक्शन ए आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का था। डन। और फिर सब पार्ट्स भी जो थे वो 1-1 मार्क्स के अंदर दिए थे। तो सेक्शन ए हो गया हमारा यहां तक खत्म। हम मूव कर रहे हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी क्या कह रहा है ये देखो, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको पहला वाला पार्ट दिया है 2/8 और आपसे कहा है एडिटिव इनवर्स लिखो। देखो, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स की जब मैं बात करूंगा तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि तुम्हें जो भी नंबर दिया है उसमें ऐसा क्या ऐड करूं, कोई भी जो नंबर दिया है उसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा जो आंसर है वो हमेशा 0 आए। मैंने क्या बोला, ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर हमेशा 0 आए। तो याद रखिएगा, जो भी एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो दिए हुए नंबर में आप हमेशा ऐड करते हो उसका साइन चेंज करके। तो यहाँ पे अगर आप प्लस के साथ मतलब x के साथ ऐड करोगे -x, नेगेटिव इंटीजर, उसका अपोजिट इंटीजर बेसिकली। डन। तो 2/8 में ये बोलना चाह रहा है मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो 2/8 में जब आप ऐड करोगे उसका अपोजिट, 2/8 का अपोजिट इंटीजर, तो 2/8 का अपोजिट इंटीजर होता है -2/8। तो मैं कहूंगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। क्लियर है। ऐसे सेकेंड वाले में देखिएगा, मुझे नंबर दिया है -5/9, तो -5/9 का जो एडिटिव इनवर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज +5/9। सिंपल। डन है। तो एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल कर दो। क्लियर है, साइन मत चेंज करो, रेसिप्रोकल कर दो। तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 4 चीजें आपने 8th में पढ़ी हैं, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वर्ड समझना, इनवर्स आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं, ठीक है। इनवर्स 2 होती हैं, आइडेंटिटी 2 होती हैं। तो आइडेंटिटी बेसिकली 2 नहीं है, आप लोगों ने अभी 8th में पढ़ी थी कुछ 5 आइडेंटिटीज। तो एक तो आपने पढ़ी a+b², एक आपने पढ़ी a-b², एक आपने पढ़ी है मेरे ख्याल से इसमें x+a x-b, ऐसी एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक आपने पढ़ी है a+b a-b, तो 3 हो गई, a+b², a-b²। फिर आपने पढ़ी है a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वही a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। और जो दो आइडेंटिटी पढ़ी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटीज हैं, 5 आइडेंटिटीज होती हैं जो आपने 8th में पढ़ी हैं, और इनवर्स आपने 2 पढ़े हैं, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आया है। डन। तो ये हमने कर दिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1.5 मार्क्स के ये 2 सब पार्ट। क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। देखो आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पे जो आपको फर्स्ट पार्ट दिया है ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई नंबर आपको दिया है उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर हमेशा 1 आए, हमेशा 1 आना चाहिए, फिक्स कंडीशन है। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आए। तो मैं बोलूंगा -13/19 में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 19 बाय -13 को, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव 1 आएगा। आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव 1 आना चाहिए। ये फिक्स्ड कंडीशन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, क्या है आंसर, आंसर है आपका -19/13। आप जब आंसर देंगे तो ये हो जाएगा -19/13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। क्लियर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, बोर्ड क्लियर करके सेकेंड पार्ट यहां करता हूं। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है -5/8 मल्टीप्लाइड विथ -3/7। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दो, इतना आसान है। देखो 5 से 8 नहीं कट रहा, 3 से 7 नहीं कट रहा, 5 से 7 नहीं कट रहा, 3 से 8 नहीं कट रहा, तो हम आमने सामने मल्टीप्लाई करके लिखेंगे पहली चीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस इज प्लस, 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 15 एंड 7 मल्टीप्लाइड विथ 8 इज 56। तो यहां पे ये आ जाएगा 15/56 एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज 56/15। ये हमारा जवाब है। क्लियर है। तो यहां पर 56/15 कैसे करना था, 10 क्वेश्चन हम पूरे यहां तक कर चुके हैं सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। तो टोटल हमने देखे यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 19 क्वेश्चन और बचे हैं। 1 घंटा भी अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो सोचिए हमारे पास समय है अभी और। क्वेश्चन नंबर 11th, मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11th का यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11th का सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं। ये बोल रहा है सबसे पहले रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज, -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 16/-7, ये होगा। अब ये कह रहा है आप मल्टीप्लाई करिए 6/13 को। तो गिवन कंडीशन क्या है वो लिख दीजिए। गिवन कंडीशन है हमें यहां पर, गिवन कंडीशन क्या है, तो 6/13 मल्टीप्लाई होगा किससे, 16/-7 से। डन। ये है, बस इसको सॉल्व कर दो और कुछ नहीं करना। तो देखो 6 और 13 नहीं कट रहा, 16 और 7 नहीं कट रहा, 13 और 16 नहीं कट रहा, और 6 और 7 नहीं कट रहा, तो क्रॉस में भी नहीं कट हो रहा और ऊपर नीचे भी कट नहीं हो रहा। तो आमने सामने हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 6 मल्टीप्लाइड विथ 16 और नीचे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाइड विथ -7। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड विथ 6 इज 36, 3 ऊपर कैरी, और ये आ जाएगा 96 अपॉन 7 × 3 इज 21, 2 ऊपर कैरी, तो ये हो गया 91 -91। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आपका आएगा यहां पर
-91/96, ये आपका जवाब है। क्लियर? तो -91/96 ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 11th को सॉल्व। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12th क्या कह रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन करना है किसका? इन नंबर्स का नंबर लाइन पे। तो देखिए, आपने जब 8th क्लास में नंबर लाइन पढ़ी होगी, रेसिप्रोकल्स को रिप्रेजेंट करना सीखा होगा, तो आपने यहाँ पे सीखा होगा कि जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है उसके डिनोमिनेटर से, तो जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू उसके डिनोमिनेटर से बड़ी है तो 7/4 को आप कन्वर्ट करिए किस में? मिक्स्ड फॉर्म में। तो 7/4 को जब मैं मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 4, 1 टाइम्स इज 4, साथ में से आएगा रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर, डिवाइजर हमेशा नीचे और सामने हमेशा कोशेंट। तो देखो 4, 1 टाइम्स इज 4 प्लस 3 इज 7, तो 5, 6, 7, 7/4, तो 1, 3/4। अब देखो हमने क्या किया, हमने दिए हुआ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर आता है सामने, उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। इसको जब मैं नंबर लाइन पे दिखाऊंगा तो ये एक तरीका है कि ये पूरा पॉजिटिव है। साइन चेक करो, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहां पर हम सिर्फ 0 बनाएंगे और यहां पे हम -1 दिखा देते हैं। काफी है, इतना सफिशिएंट है। सारा काम हमारा होगा पॉजिटिव साइड पे। तो होल नंबर 0 से 1 ये आ गया। फिर 1 के बाद ये 2 तक मैं जाऊंगा, ये थोड़ा एरिया जो बड़ा होगा 1 से लेके 2 तक, क्योंकि मैं 0 से 1 होल पार्ट आ गया 1 तक। 1 के बाद मुझे डिजाइन करना है 3/4। तो इस पार्ट को 1 से लेके 2 तक का जो पार्ट है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। मैंने 1 से लेके 2 तक 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप देखो, तो मैं यहाँ पे ब्लू पेन का यूज करता हूँ, आप बढ़िया पेंसिल का यूज करिएगा। ये आपका यहां से जब मैंने मूवमेंट चालू किया तो 0 से पहला तो 1 कंप्लीट होल नंबर आया। 1 के बाद मैं मूव करूंगा 1, 2, 3। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमें दिखा रहा है A। और A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो A रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 3/4 को। देखिएगा, A इज रिप्रेजेंटिंग 1, 3/4। 0 के बाद 1 होल नंबर के बाद 3 पार्ट्स। आउट ऑफ दिस 2 तक पूरा नहीं पहुंचा, 2 से पहले 3/4 हमने दिखा दिया। जिसने भी ये तरीका किया है टीचर मार्क्स देंगी कंप्लीट तरीके से, यस मिलेंगे। और कई स्टूडेंट्स ने 7/4 को 7th क्लास के हिसाब से भी कर दिया होगा, वो भी ओके है, 8th क्लास में चलता है। ठीक है, तो 7th क्लास में आपको सिखाया था 7/4 को रिप्रेजेंट करना, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो 0 के बाद हम इसको कहेंगे 0/4, फिर ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा आपका 7/4 और ये हो जाएगा आपका 8/4। अगर आपने ऐसे बनाया है तो ये भी चलेगा। देखो, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? तो 1/4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4/4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5/4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6/4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7/4 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8/4। जिसने ऐसे किया है कि ये रहा सर 7/4, ये भी सही है। वेयर A रिप्रेजेंटिंग 7/4। लेकिन मैं कहूंगा ये मेथड आपने सीखा था 7th क्लास में। 8th क्लास में अगर आप ये चीज करके आते हो तो मेरे हिसाब से टीचर को यहां मार्क्स देने चाहिए। ये 7th क्लास में हमें सिखाया था, लेकिन टीचर यहां पे भी मार्क्स दे देती हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में आपको बेसिकली यही चीजें आपको एक बार दोबारा से सीखनी है। क्या? कि नंबर लाइन पे कैसे हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में वो कह रहा है, आपको दे रहा है -5/6।
तो -5/6। आप देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर से, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। इट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो जब भी नेगेटिव रैशनल नंबर है तो नेगेटिव साइड में काम होगा। डन। तो मैं यहाँ पे 0 बनाता हूँ, 0 से मैंने यहाँ पे होल नंबर 1 +1, यहाँ पे +2 बनाया, और 0 के बाद मैं यहाँ पे -1 ले रहा हूँ और यहाँ पे -2 ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, देखो इससे पहले वाला जो था वो इम्प्रॉपर था, ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से कम होगी, ठीक है। ये -1 से पहले आएगा, ये -1 से बड़ा है, ठीक है, 0 के करीब आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 0 से लेके -1 तक ये जो पार्ट है इसको 6 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर से मैं बांट देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे अभी 6 इक्वल पार्ट्स हम कैसे करें, तो 6 इक्वल पार्ट्स देखिएगा, हम यहाँ से 0 के बाद चलेंगे -1/6, फिर यहाँ से चलेंगे -2/6, फिर यहाँ से चलेंगे -3/6, -4/6, -5/6। ये जो पार्ट है ये दिखा रहा है b को, वेयर b रिप्रेजेंट्स -5/6, और उसी के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है -6/6। -6/6 को हम बोलेंगे -1। तो कुल मिला के ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है b। तो b क्या है, 0 से -1 के बीच में आपके पार्ट्स आएंगे, वो है -5/6। कुल मिला के 12 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे, और हमें समय कितना लगा, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कुछ अराउंड 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। सोचिए हमारे पास अभी भी समय है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फाइंड द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स 7। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एंगल सम निकालिए कॉन्वेक्स पॉलीगन का। तो आप लोगों ने अगेन जब चैप्टर क्वाड्रिलैटरल पढ़ा था तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा है कि जब मुझे टोटल नंबर ऑफ साइड्स नोन होती हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स जिसको हमने बोला था n, जब मुझे टोटल नंबर ऑफ साइड्स पता हो और मुझे क्या कैलकुलेट करना हो, मुझे इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी हो, तो इंटीरियर सम ऑफ ऑल एंगल्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला हमने पढ़ा है n-2 मल्टीप्लाइड विथ 180। अब जैसे ये वाला केस है, इस वाले केस में मुझे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ नंबर ऑफ साइड्स आर 7, और इन नंबर ऑफ साइड्स 7 से एक कॉन्वेक्स पॉलीगन बना हुआ है, मतलब हेप्टागन अगर बना हुआ है, 7 साइड्स का हेप्टागन होता है, तो यहाँ पे हेप्टागन के अंदर इंटीरियर सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाइड विथ 180, और n-2 का मतलब है 7-2 मल्टीप्लाइड विथ 180, और ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 180, और ये आपका आ जाएगा 900 डिग्री। डन। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स हम कहेंगे यहां पर 900 आएगा, सम ऑफ एंगल्स इज 900। ये था तरीका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट करने का। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं इसे सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ इफ नंबर ऑफ साइड्स आर 8, इफ नंबर ऑफ साइड्स आर 8, मान लो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 8 हैं, तो सम ऑफ एंगल्स हम देखेंगे, सम ऑफ एंगल्स हमारा आएगा 8-2 मल्टीप्लाइड विथ 180। क्लियर है। और ये हमारा आ जाएगा
6 मल्टीप्लाइड विथ 180 और इसकी वैल्यू आएगी हमारी 6 0 टाइम्स इज 0, 6 8 टाइम्स इज 6 8 टाइम्स इज व्हाट, तो 6 8 टाइम्स इज 48 और ये आ जाएगा 1080 डिग्री। डन। तो ये दो हमारे जवाब आ गए हैं। फाइनली कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने दोनों सॉल्व कर लिया। कैसे करना था, फॉर्मूले का यूज किया था, वो भी मैंने यहां लिख के दिखा दिया। तो आप अगर ये पूरी चीज लिख कर आते हैं तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं आप वो काउंट करो। एक पॉलीगन है, एक क्लोज्ड सिंपल कर्व्ड है, पॉलीगन कहेंगे। 1 2 3 4 5, टोटल 5 साइड्स का फिगर है। इसका मतलब ये है आपका पेंटागन। पहली चीज, पेंटागन के बाद हमने क्या चीज देखी कि हर साइड पे इस तरह का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑल साइड्स आर रेगुलर, मतलब इक्वल, एंड एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये एक रेगुलर पेंटागन है, पहली चीज। ठीक है, एक रेगुलर पेंटागन के अंदर अगर मुझे वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, एक्स जो कि एंगल है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगा ड्राइंग, क्योंकि यहाँ पे तो ड्राइंग बनी हुई है, तो हम डायरेक्टली चीजों को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन। अगर रेगुलर पेंटागन की हम बात करें तो पेंटागन के केस में ये आ जाएगा हमारा n-2 मल्टीप्लाइड विथ 180। पहली बात, फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमने पीछे यूज किया। यहां पे पेंटागन बोला है मतलब 5 साइड है, तो ये हो जाएगा 5 - 2 मल्टीप्लाइड विथ 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री में हमने क्योंकि कन्वर्ट करना था इसलिए हम मल्टीप्लाइड विथ 180 कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 180 और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 × 8 इज 24, 540 डिग्री। तो एक पेंटागन में जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ ऑल द 5 एंगल्स इज 540 डिग्री। देयरफॉर x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, ये वैल्यू हमारी है 540 डिग्री। डन। और x प्लस x प्लस x प्लस x की मतलब है ये हो जाएगा 5x की वैल्यू है 540 और x की वैल्यू आ जाएगी 540 डिवाइडेड बाय 5। और जब मैं 540 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, तो x इज इक्वल्स टू 5 1 टाइम्स एंड 5 8 टाइम्स 40, मतलब हर एंगल जो है वो 108 डिग्री का है। x की वैल्यू आ गई 108 डिग्री। मेजर x, x हमारा आया है 108 डिग्री। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सेक्शन बी में अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, एज वी नो, क्लियरली लिख कर आना। हमें जैसा कि पता है, और हमें क्या पता है, हमें ये पता है द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन का अगर मुझे कोई भी एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है तो इस केस में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 360 डिग्री अपॉन n, यही करते। तो इसका मतलब इस केस में जो पहला केस दिया है, इफ नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 9, ये कह रहा है अगर नंबर ऑफ साइड्स 9 है जो कि n के बराबर है, बेसिकली n में लूंगा 9 को, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, देयरफॉर वन एक्सटीरियर एंगल इज, एक एक्सटीरियर एंगल मैं बता सकता हूं, बाहर के एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन में सेम होते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिवाइडेड बाय
360 डिवाइडेड बाय 9, इसको देखो, ये आ गया हमारा 360 डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व कर दीजिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए 9 4 टाइम्स इज 36 और यहाँ पे ये आएगा 40 डिग्री, तो एक एक्सटीरियर एंगल ये आपका निकल के आ गया। वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको करना था सॉल्व इस सवाल को, फर्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकेंड पार्ट है ये क्या है? सेकेंड पार्ट कह रहा है 15 साइड्स, तो सेम चीज, इफ यहां पे वर्ड है इफ नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 15, तो इस केस में एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट आएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर है? 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स 0, 3 5 टाइम्स इज 15 और 120 बाय 5 अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 2 टाइम्स इज 10 एंड 5 4 टाइम्स इज 20, तो 24 डिग्री का ये हमारे पास आ गया एक एक्सटीरियर एंगल। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए इसको भी हमने बॉक्स में डाल दिया। तो कुल मिला के हमने अब सॉल्व कर लिए हैं 15 क्वेश्चन पूरे। सेक्शन बी में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, 2 सेक्शन अभी भी बचे हैं हमारा, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं, यस हमने कर दिया क्लियर, और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है ये देखना। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको बोला है 272 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इसका मतलब 272 मल्टीप्लाइड विद 272, इसमें जो भी नंबर आएगा वो नंबर नहीं कैलकुलेट करना, आपको सिर्फ ये बताना है यूनिट प्लेस क्या होगा। तो देयरफॉर ऑन स्क्वायरिंग द यूनिट प्लेस वी गेट हमें क्या मिलेगा? वी गेट यूनिट डिजिट, दैट इज 2 इंटू 2। देखो यूनिट प्लेस के डिजिट को सिर्फ मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो 2 इंटू 2 इज 4, तो 2 इंटू 2 इज 4, यूनिट प्लेस हमारी आएगी 4। यही हमसे बस पूछा था यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट आएगा 4। What will be the unit digit of the square of the following numbers? तो on squaring the unit place we get unit digit, 2 into 2 is 4। खत्म कहानी। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? तो सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है 799 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो बताइए यहां पर यूनिट प्लेस क्या आएगी। तो 799 मल्टीप्लाइड विथ 799 ये आपको क्या देगा? तो ये आपको देगा 9 मल्टीप्लाइड विथ 9 यूनिट प्लेस आ जाएगी। तो यूनिट डिजिट अगर चाहिए तो यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 9 इज 81 एंड 1, ये 1 को अंडरलाइन कर दें और हम यहां लिखेंगे 1 विल बी द यूनिट डिजिट, 1 विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 799, 1 विल बी द यूनिट डिजिट। ये हमारा जवाब होगा। तो 1 क्या आया? तो 1 आया आपका यूनिट डिजिट। क्लियर है? तो 1 विल बी द यूनिट डिजिट। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को भी यहां पे कर लिया है सॉल्व। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? तो एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। इस प्रकार का सवाल हमने सैंपल पेपर नंबर 1 में भी देखा था, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल आते हैं। आपसे क्या बोला? एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो इसका हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और देखिएगा 49 बना है 7 के स्क्वायर से। तो 49 किससे बना है? 49 बना है 7 के स्क्वायर से। दैट मीन्स एक ऑड नंबर का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये ऑड नंबर आ रहा है हमारे पास, और यहां पे हम कहेंगे कि 7 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का जो सम होगा, द सम
is 49. The sum is 49. ठीक है, तो first 7 odd numbers, comma, the sum is 49. That is first odd number, second odd number, third odd number, ठीक है, fourth odd number, fifth odd number, और फिर इसके बाद सिक्स्थ ऑड नंबर, और इसके बाद फिर सेवेंथ ऑड नंबर। इन सब को अगर आप ऐड करके देखें तो आपको आंसर 49 ही मिलेगा। यही आपको शो करना था। ठीक है, ये कुल मिला के आपकी मैं कहूँगा आपकी थ्योरी पार्ट पे डिपेंड सवाल है। थ्योरी में आपको ये सब चीज़ें 8th क्लास में चैप्टर स्क्वायर्स एंड इट्स स्क्वायर रूट्स वाला जो चैप्टर था उसके अंदर सिखाई गई। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से दिए हुए दोनों नंबर में से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन, और हम यहाँ पे सबसे पहले ही रीजन दे देते हैं कि परफेक्ट क्यूब हम कब बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब हम कब नहीं बोलते। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख दें, हम लिख देते हैं परफेक्ट क्यूब, द नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, द नंबर्स आर perfect cube if they have three similar factors। ठीक है, किसी भी नंबर को मैं परफेक्ट क्यूब तब कहूंगा जब उनमें 3 सिमिलर फैक्टर्स हमें दिखते हैं। ठीक है, and using the prime factorization method we can check using prime factorization method। देखो सब कुछ चीज हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स तो हमें सिर्फ यही लिखने के मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं, नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब इफ दे हैव 3 सिमिलर फैक्टर्स। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन चेक whether the given number is perfect cube or not, whether the given number is perfect cube or not। तो चलिए सबसे पहली चीज हमें दी है 128। तो 128 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करता हूं तो 2 6 टाइम्स इज 12, 2 4 टाइम्स इज 8, 2 3 टाइम्स इज 6, 2 2 टाइम्स इज 4, 2 1 टाइम्स इज 2, 2 6 टाइम्स इज 12, 2 8 टाइम्स इज 16, 2 4 टाइम्स इज 8 एंड 2 2 टाइम्स इज 4, 2 1 टाइम्स इज 2। तो हमने क्या किया, हमने 128 के फैक्टर्स देखे, 2 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 2, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 2s निकले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो एक ग्रुप बन रहा है, बट यहाँ पे जो 2 है ये इनकम्प्लीट है। तो मैं कहूँगा 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब क्योंकि इसका जो एक फैक्टर है वो कंप्लीट 3 फैक्टर्स नहीं है। तो एक फैक्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वो 3 का ग्रुप नहीं बना पा रहा, इस कारण ये जो नंबर है 120 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सेकेंड पार्ट हमें क्या दिया है, तो सेकेंड पार्ट हमें दिया है 1000। अब आप 1000 का केस देखिएगा, 1000 में तो वैसे दिख रहा है कि 1000 आप 10 इंटू 10 इंटू 10 से कर सकते हैं क्योंकि एंडिंग विथ 3 जीरोज है, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इस कारण हम इसको भी कर लेते हैं। तो 2 5 टाइम्स इज 10, 2 0 अगेन 2 2 टाइम्स इज 4, 2 5 टाइम्स इज 10 एंड 0, 2 1 टाइम्स इज 2, 2 टाइम्स इज 4, 2 5 टाइम्स इज 10, फिर 5 से जाएगा, 5 2 टाइम्स इज 10, 5 5 टाइम्स इज 25 एंड 5 5 टाइम्स इज 25 एंड 5 1 टाइम्स इज 5। तो आप देखेंगे कि 1000 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5।
दैट मीन्स प्रॉपर तरीके से 3-3 के पेयर बन रहे हैं. इट इज अ परफेक्ट क्यूब. इट इज अ परफेक्ट क्यूब. चलिए, तो इस प्रकार से आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट करना था. हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है. चलिए इसको देखिएगा. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3. तो यहां पे हमें पता करने हैं 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स. तो देखिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं और यहां लिख लेते हैं कि टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, to find 5 rational numbers, given क्या है. तो given मुझे 2 numbers है, numbers given है, numbers. तो 5 rational numbers in between बोला है. किसके between बोला है? तो वो numbers जो given है वो हमें given है यहां पर -3/2 and 5/3. ये 2 numbers हमें given है. तो हम क्या करेंगे यहां पे देखिएगा, हम यहां पर इक्विवेलेंट मेथड का यूज करेंगे. तो यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड हम चीजों को पता कर सकते हैं. तो यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड अगर मैं ये देखूं तो यहां पे देखिएगा -3/2. तो आप सबसे पहले तो एक एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का. तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर का. तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6. हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड. एक आपने पढ़ा एवरेज मेथड. एवरेज मेथड तभी यूज करना जब एक रैशनल नंबर या 2 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन बोले हों. तो यहाँ पे हमें 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं. तो 5 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में आएंगे जब हम एलसीएम इनका सेम कर देंगे. तो हमने एलसीएम देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -3/2 को हमें इक्विवेलेंट बनाना है जिसमें डिनोमिनेटर हमारा 6 हो. तो ये 2 6 कब बनेगा? जब हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 3 नीचे मल्टीप्लाई किया, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा -9/6. और एक फ्रैक्शन हमें दिया है 5/3. तो 5/3 हम ऊपर नीचे जब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 10/6. क्लियर है? तो अब हमारे पास 2 नंबर है -9/6 एंड 10/6. इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर. तो यहां से इस साइड चले जाओ, नेगेटिव सारे बता दो या सारे पॉजिटिव बता दो. क्लियर है? वो आपका जवाब है. तो 5 रैशनल नंबर्स देखो मैं ब्लू पेन का यूज करके यहां पे लिख देता हूं. तो -9/6 के बाद आएगा -8/6, इधर आएगा -7/6, -6/6, -5/6. 4 हो गए और 5 बताने थे तो -4/6. या फिर 10 से इस साइड चलेंगे तो 10/6 था और एक था -9/6. आपका जवाब यहाँ पे रेड पेन से मैं दे देता हूँ. तो एक आंसर ये भी हो सकता है. इस साइड से इधर चलते हैं तो ये हो जाएगा 9/6, 8/6, 7/6, 6/6 एंड 5/6. तो पूरी उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी. और ये हमने कर दिया है सॉल्व. तो या तो ये 4 पॉजिटिव आंसर आपके होंगे या ये 4 नेगेटिव आंसर आपके होंगे. क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको फाइनली चीजों को करना था सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपका 4 मार्क्स का था ये हमने कर दिया सॉल्व. बोर्ड कर लेते हैं क्लियर. क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा. आपको एक ड्राइंग दिया हुआ है. यहाँ पर ड्राइंग क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. फिगर आपको दिया है, ये एंगल आपको दिया है 50 डिग्री का. ठीक है, तो ये एंगल मुझे दिया है 50 डिग्री और ये एंगल मुझे दिया है 130 डिग्री और ये एंगल मुझे दिया है 120 डिग्री और ये एंगल मुझे दिया है x डिग्री. तो देखो 4 मार्क्स का क्योंकि सवाल है तो प्रॉपर तरीके से हमें चीज़ें लिखनी पड़ेंगी. यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आप सॉल्यूशन, उसका ड्राइंग बनाएंगे. ठीक है, और उसमें लिखेंगे गिवन इज अ क्वाड्रिलैटरल. चीजें पूरी एक्सप्लेन करेंगे. गिवन फिगर इज अ क्वाड्रिलैटरल ABCD. अब सर ABCD नामकरण तो नहीं किया, हम कर देते हैं. देखिएगा यहाँ पे हम ABC एंड D लिख देते हैं. कोई दिक्कत? ठीक है, तो गिवन इज अ क्वाड्रिलैटरल ABCD जिसमें आपको
आपको पता है, तो एज वी नो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज, वो क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चार एंगल्स का जो सम होता है वो सम आपका होता है 360 डिग्री का। ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, बस इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर में से सारे एंगल्स यहाँ पे लिख देंगे। एंगल ए मुझे दिया है 130 डिग्री, तो 130 डिग्री प्लस एंगल बी मुझे दिया है 120 डिग्री, ठीक है। एंगल सी मुझे दिया है x डिग्री और एंगल डी मुझे दिया है 50 डिग्री। डन, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये दिया है। हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं। तो 130 प्लस 120 इज 250, 250 प्लस 50 इज 300, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री प्लस x डिग्री विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 360 माइनस 300, तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर है? तो इस प्रकार से फाइनली हमने x की वैल्यू यहां पर दे दी। 4 मार्क्स का सवाल कैसे सॉल्व करना था, ड्राइंग के साथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। तो 20 क्वेश्चन हम यहां तक कर चुके हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, आपको अगेन एक डायग्राम दिया हुआ है, आपसे कह रहे हैं कि इस डायग्राम में एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो चलिए, ये भी आसान सवाल है, देखिएगा। हमें अगेन एक क्वाड्रिलैटरल दिया है, इस क्वाड्रिलैटरल का हम नाम कर देते हैं पी क्यू आर एस, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है आपका टी, ठीक है। ऐसा करते हैं हम। तो यहां पे अब मुझे एक्स वाई जेड बताना है, तो मैं कहूंगा कि यहां पे गिवन क्या है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम टाइप का फिगर मुझे दिख रहा है, तो ये पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें पी क्यू को टी तक एक्सटेंड किया हुआ है। तो हम कहेंगे गिवन पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, कुछ और नहीं बोला तो हम बोल देते हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू इज एक्सटेंडेड, PQ is extended to T, PQ को एक्सटेंड करके T तक लेकर गए। अब PQRS में हम कहेंगे एंगल S is equals to एंगल Q, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल S क्योंकि 50 डिग्री है तो एंगल Q की वैल्यू भी 50 डिग्री होगी। ये इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, तो हम अगर प्रॉपर तरीके से मेंशन करें यहाँ पे, तो एंगल RSP इज इक्वल्स टू एंगल RQP, और यहाँ पे इसीलिए हम एंगल RQP को 50 डिग्री बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे एंगल RSP 50 डिग्री दिया है, इसके सामने वाला ये जो इंटीरियर एंगल है ये 50 डिग्री होगा। हो गया। अब एट पॉइंट Q, एट वर्टेक्स Q, अगर मैं यहां पे वर्टेक्स ही बोलूंगा, एट वर्टेक्स Q अगर मैं लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा देता हूं, यूजिंग लीनियर पेयर, यूजिंग लीनियर पेयर, अगर मैं लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाता हूं Q पॉइंट के ऊपर, Q वर्टेक्स के ऊपर, तो यहां पे एंगल RQP प्लस एंगल RQT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो ये क्योंकि PT इज अ स्ट्रेट लाइन, PT स्ट्रेट लाइन पे है, तो दो एंगल्स, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। यूजिंग लीनियर पेयर हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल RQP अभी आपने ऊपर बोला 50 डिग्री का है, इस 50 डिग्री को मैं यहाँ लिख दूंगा, प्लस एंगल RQT क्योंकि Z है, ये Z हमें निकालना है, तो ये Z की वैल्यू आ जाएगी, और Z की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 180 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 130। तो देयरफॉर
z इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, z की वैल्यू निकल आई। क्लियर है? रीजन के साथ मैंने बकायदा दिया है। तो 180 डिग्री, 50 डिग्री, डिग्रीज लगाना मत भूलिएगा, टीचर यहाँ पे मार्क्स कट करती हैं, ठीक है। तो z की वैल्यू आएगी 130, आ गई। अब हम मूव करते हैं, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y, ऑल्सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल की अगर एंगल सम प्रॉपर्टी देखूं मैं, तो एंगल RSP, एंगल RSP प्लस एंगल RSP, ये वाला एंगल 50 डिग्री का, प्लस एंगल SPQ, एंगल SPQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QRS इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये चीज क्लियर है? देखिएगा, एंगल RSP 50, ये आ गया 50, प्लस एंगल SPQ है X, प्लस एंगल PQR ये भी 50 होगा, प्लस एंगल QRS इज Y, तो ये Y है और ये आ जाएगा 360 डिग्री का। इधर देखिए 50 प्लस 50 होता है 100, ये 100 उधर जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 100 मतलब 260। अब मुझे गिवन पार्ट में ये क्लियरली बोला है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम जो हमने माना था, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y। ये चीज हमें शुरुआत में लिखनी चाहिए, ठीक है। एंगल x एंगल y के है, क्योंकि हम यहाँ पे ये बोल ही रहे हैं ना, एंगल RSP इज इक्वल टू एंगल RQP। जब हम इन दोनों एंगल्स को, अपोजिट एंगल्स को इक्वल बोल रहे हैं, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखना, एंगल x प्लस वाई इज 260, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस x इज इक्वल टू 260, और x प्लस x का मतलब होता है ये आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 260, और x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। तो x आ गया, z आ गया, देयरफॉर y आपका आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं देयरफॉर y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 130 डिग्री। डन, क्योंकि एंगल x जो है एंगल y के इक्वल है। तो इस प्रकार से 4 मार्क्स का सवाल आपको प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व करना था, तो ही मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमने कर दिया यहाँ पे सॉल्व। टोटल 29 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन अब हमारे बच रहे हैं। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, और क्या निकालना है आपका? यहां पे निकालना है स्क्वायर रूट। तो देखिएगा, टू फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। इसको या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं या सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स निकालने, तो चलिए फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पहला जो मुझे दिया है वो दिया है 729। 729 के अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूं तो पहले ही फैक्टर मुझे 2 नहीं दिख रहा है। इसका यूनिट प्लेस देखना, यहां पे आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ाते समय आपको यहां पर ये सिखाया गया होगा कि डिवीजन मेथड क्या होता है, मतलब बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल सिखाते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल यहां पे यूज नहीं हो पाएगी। 2 इज नॉट अ फैक्टर क्योंकि यूनिट प्लेस इज एन ऑड नंबर। तो 729 यहां पे आएगा 3 पहला फैक्टर, क्योंकि सारे डिजिट्स का एडिशन जो है वो आप अगर देखेंगे तो 18 आ रहा है, 18 3 के टेबल में आता है। तो 3 2 टाइम्स इज 6, 3 4 टाइम्स इज 12 एंड 3 3 टाइम्स इज 9, 243 हो गया। क्लियर? अगेन एक फैक्टर 3 है, तो 3 8 टाइम्स इज 24 एंड 3 1 टाइम्स इज 3, अगेन 3 आएगा। 3 2 टाइम्स इज 6, 3 7 टाइम्स इज 21, अगेन 3 आएगा। 3 9 टाइम्स इज 27, 3 3 टाइम्स इज 9 एंड 3 1 टाइम्स इज 3। तो देखिएगा
स्क्वायर रूट रेडिकल का साइन लगाना है। स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू, इसके फैक्टर्स लिख दीजिए। तो इसके फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ कितने, 2 2 4 5 6। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 फैक्टर्स ऑफ 729। सारे सिमिलर है, पेयरिंग करके दिखानी है। देखो मैं ब्लू लाइन का यूज कर रहा हूं, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो यहां पर फाइनली हमारा जवाब आएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज व्हाट? तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। तो यहां पे इसका स्क्वायर रूट ऑफ 729 है 27। ये हमारा जवाब है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे यूज करते हैं। ए पार्ट हमने कर लिया है। चलिए अब मूव करते हैं हम बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट क्या है? चलिए बी पार्ट हम रेड पेन से सॉल्व कर लेते हैं अगेन। बी पार्ट कह रहा है कि 400 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो 400 के अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूं तो पहला फैक्टर 2 आएगा, 2 इंटू 200 इज 400, 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 100 इज 2 इंटू 100 इज 200 एंड 2 इंटू 5 इज 10 एंड 0 अगेन 2 इंटू 25 इज 50। क्लियर है? एंड 5 इंटू 5 इज 25। अब देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज व्हाट? तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 400 के फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टूज हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ब्लू पेन का यूज कर लीजिए। तो ब्लू पेन का यूज करने के बाद ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, ये ग्रुप, ये ग्रुप, पेयर्स बनाने, अंडरलाइन करना जरूरी है। तो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये जरूरी है? हाँ जरूरी है। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 40। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 20। क्लियर है? स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। इस प्रकार से हमने फाइनली फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन नंबर 22 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसको भी कर लिया खत्म। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 क्या कह रहा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अगेन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेम चीज है जो अभी वहां किया था, तो यहां पे भी यही करना है। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ मुझे 2304 निकालना है, तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2304, तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम्स इज 2, 2 1 टाइम्स इज 2, 2 5 टाइम्स इज 10, 2 2 टाइम्स इज 4। अगेन एक फैक्टर 2 है, 2 5 टाइम्स इज 10, बचा 15, 2 7 टाइम्स इज 14, 2 6 टाइम्स इज 12। अगेन 2 से जाएगा, 2 2 टाइम्स इज 4 और 17, 2 8 टाइम्स इज 16, 2 8 टाइम्स इज 16। Again 2 1 times is 2, 2 4 times is 8, 2 4 times is 8, 2 7 times is 14, 2 2 times is 4, 2 3 times is 6 and 2 6 times is 12, 2 1 times is 2, 2 8 times is 16, 2 9 times is 18 and 3 3 times is 9 और फिर 3 1 times is 3। 1 तक पूरे फैक्टर्स दिखाने। देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2s है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 बार 3s हैं, तो ये 2 बार 3s है। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड बोला था इसलिए सब करना जरूरी है, अंडरलाइन करना जरूरी है। एक पेयर देखिएगा रेड पेन का यूज कर लेता हूं, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और ये 5 पेयर। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3।
ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 ये आपका जवाब आ जाएगा, 3 इंटू 6 इज 18, 48। क्लियर है? तो ये आपका जवाब आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48। ये था फैक्टराइजेशन मेथड। मूव करते हैं, 529 निकाल लेते हैं बोर्ड क्लियर करके, 529 का निकाल लेते हैं। तो 529 के लिए देखिएगा, 529 इसके लिए फैक्टर्स निकालने हैं। तो 529 देखिए 2 से इसका फैक्टर 2 नहीं है, पहली चीज। 3 है क्या? तो 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 9 इज 16, 7 प्लस 9 इज 16, तो इसका फैक्टर जो है वो 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। 4 है क्या? तो 29 4 के टेबल में नहीं आता, तो 4 भी नहीं है। 5 है क्या? तो इसका यूनिट प्लेस 0 एंड 5 नहीं है। 6 नहीं है क्योंकि 2 और 3 से नहीं जा रहा। क्या इसका फैक्टर 7 है? तो 7 एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिएगा 7 इंटू 7 इज 49, तो 49 बचा यहाँ पर कितना? तो 49 गया, तो 52 में से 49 गया, बचा 3, 39। 7 के टेबल में 39 भी नहीं आता, तो इसका फैक्टर 7 भी नहीं है। 8 है क्या? तो 8 भी इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं 8 इंटू 8, 8 इंटू 5 इज 40, 8 इंटू 6 इज 48, बचा 49, 50, 51, 52, 49, नहीं 8 भी नहीं है। तो 9 है क्या? 9 चेक कर लेते हैं। 9 के लिए इन सब का सम 9 होना चाहिए, तो 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 9 इज 16, 9 भी नहीं होगा। चलो 10 भी नहीं है। 11 है क्या? तो 11 इंटू 4 इज 44। देखो 5 प्लस 9 करेंगे तो 14 आएगा, 14 माइनस 2 करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पे 11 भी नहीं है। तो 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, ये सब इसके फैक्टर नहीं है। अब फैक्टराइजेशन मेथड तो यूज करना है यहाँ पे, तो हमें 11 के आगे और बियॉन्ड जाना होगा। तो 11 के आगे बियॉन्ड जाने के लिए अब एक काम करिएगा, देखिए 10 इंटू 10 क्योंकि 100 होता है, और 20 इंटू 20 क्योंकि 400 होता है, तो हमें 20 के बियॉन्ड जाना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा नंबर जो है 529 है। 30 इंटू 30 अगर मैं देखता हूं तो ये होता है 900। हमारा जो जवाब है 529, अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो नंबर 20 और 30 के बीच में लाई करता है। डन। ये एक तरीके से हम चीजों को निकाल रहे हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, 25 इंटू 25 करके देखते हैं, और 25 इंटू 25 होता है आपका 625। मतलब मेरा अगर ये 529 है किसी का, तो वो नंबर मेरे हिसाब से 23 होना चाहिए। आप करके देखिए, 23 इंटू 23, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 2 इज 6, क्रॉस 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2 इंटू 2 इज 4। तो देखो ये 9, ये 12, ये 529 कैसे निकला ये? तो देखो मैंने ये पता कर लिया सबसे पहले कि ये जो 529 है ये लाई करता है 20 और 30 के बीच में। 20 और 30 का मिडिल है 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। ये नंबर जो दिया था ये 625 से छोटा है, तो मेरा नंबर अब 20 से 25 के बीच में लाई करेगा अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैंने इन दोनों के बीच में देखा 21 आता है, 22 आता है एंड 23 आता है एंड 24 आता है। 23 ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। देखना चीजों को कैसे करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 529, 529। अब यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड क्योंकि बोला है तो हमें फैक्टराइजेशन दिखाना है। यहाँ पे 529 के फैक्टर्स हैं 23 मल्टीप्लाइड विथ 23 एंड 23 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज 23। स्क्वायर रूट ऑफ 529 is equals to square root of 23 multiplied with 23। इसको अंडरलाइन भी करिए, ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं, पेयर बना के दिखा दिया। तो यहाँ पे ये पूरी लाइन आनी चाहिए, ऊपर रेडिकल का सिंबल पूरा आना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर लिखो ना लिखो चलेगा, क्यूब रूट में लिखना है ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 23 इंटू 23 इज 23। तो कुल मिला के ये मेरा जवाब है, ये आंसर है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।
तो एक आसान क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। आप लोगों ने यहाँ पे कुल मिला के चीज़ों को चेक किया, कहाँ तक 10 या 11 तक की डिविजिबिलिटी रूल्स, सब कुछ नहीं लग रहा था। 529 आपने फिर 10 इंटू 10, 20 इंटू 20, 30 इंटू 30, 40 इंटू 40 ऐसे करके देखा किन के बीच में आ रहा है। ये कंप्लीट चीज़ आपको थ्योरी लेक्चर में सिखाई गई है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहां से हमारी वैरायटी चालू होती है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 29 तक, ठीक है। देखिएगा, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी -2/3 मल्टीप्लाइड विथ 3/5 प्लस ये दिया है 5/2 -3/5 मल्टीप्लाइड विथ 1/6। यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे हमें सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज का यूज करना है, प्रॉपर्टीज है हमारे पास CCAD, और CCAD हमें क्या बोलता है, तो प्रॉपर्टीज हमने 4 पढ़ी हैं, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। इन प्रॉपर्टीज का यहाँ यूज करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो -2/3 मल्टीप्लाइड विथ 3/5, ये एक ब्रैकेट के अंदर एडेड विथ 5/2, ये एक ब्रैकेट के अंदर -3/5 मल्टीप्लाइड विथ 1/6। तो इसको प्लस का साइन कर देते हो, -3/5 को अंदर ले लेते हैं। कौन से वो दो पेयर हैं जहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है, तो एक यहां एक यहां, इन दोनों को रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3 मल्टीप्लाइड विथ 3/5। नेक्स्ट ये वाला ब्रैकेट आगे आ जाएगा, तो ये आएगा प्लस का साइन -3/5 मल्टीप्लाइड विथ 1/6 प्लस 5/2। इसको हमने पीछे कर दिया। रीअरेंजमेंट हमें सिखाता है कौन सी प्रॉपर्टी, तो ये है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे हमने लगाई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ब्रैकेट लगाना हमें सिखाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। डन। अब आप देखना, इन दोनों में से कॉमन अगर बाहर ले लूं तो -3/5 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, और ब्रैकेट में बचेगा 2/3, क्योंकि -3/5 तो बाहर गया, 2/3 प्लस ये वाला साइन, -3/5 बाहर गया तो 1/6 बचा, ये 1/6 प्लस 5/2। ये प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें यही सिखाती है, तो वही हमने यहां लिख दिया। क्लियर है? प्रॉपर्टीज का नाम लिखना है, 5 मार्क्स का सवाल है, तो कैसे चीजों को करना है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे ये हो जाएगा -3/5 मल्टीप्लाइड विथ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा 4 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये ब्रैकेट के अंदर प्लस 5/2, ठीक है। तो दो नंबर्स को जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दो रैशनल नंबर्स को जब भी आप प्लस या ऐड माइनस करते हैं, तो एक आंसर जो है वो भी रैशनल नंबर ही आता है, तो वो आंसर आ रहा है 5/6। तो यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आएगा 5/6। और यहां पे हमारी प्रॉपर्टी लग रही है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो 4 लॉज हमने लिख दिए, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, चारों लॉज का यूज किया, ठीक है। आंसर निकालना है उसका 1 मार्क्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 5/2। कुल मिला के हमारा जवाब यहां पे आएगा -1 प्लस 5 मतलब 4/2, और 4/2 का आंसर है 2, तो ये मेरा आंसर है। क्लियर है? तो आंसर निकालने का 1 मार्क्स, प्रॉपर्टी लिखने का 1 मार्क्स, तो यहां पे मैं कहूंगा टोटल 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 24 ऐसा आ सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप वैरायटी में, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो गिवन नंबर्स क्या हैं, तो गिवन नंबर्स जो हैं वो है हमारे -2/5 एंड 1/2। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स निकालें।
चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे मेथड कौन सा, तो लिख देते हैं यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। अगर इस मेथड का मैं यूज करता हूं तो ये मेथड कहता है कि आप डिनोमिनेटर्स को सेम करो यूजिंग एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 and 2 इज 10, दैट इज हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 है, -2/5 को हम 10 डिनोमिनेटर को बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे करेंगे, ये आ जाएगा -4/10, और 1/2 इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे, मतलब सॉरी 10 बनाना है तो यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन +5/10। देखो -4/10 मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो अब मेरे पास -4/10 है और मेरे पास 5/10 है। चलो इधर से दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम हो गए तो इधर से इस साइड चलना चालू करते हैं, क्या 10 नंबर आ रहे हैं, सर्च कर लेते हैं। -4/10 के बाद इधर चलेंगे तो पहला आएगा -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। हमें कितने निकालने, 10 निकालने, तो 10 नहीं आ पा रहे, ये कितने आए हैं, ये सिर्फ 8 आए हैं। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने चाहिए थे, हमें चाहिए थे 10, तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, तो इन दोनों के बीच में क्योंकि नहीं निकल पा रहे तो हम यहाँ पे लिख देते अगेन मल्टीप्लाई 2 इन डिनोमिनेटर। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं डिनोमिनेटर में तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -4/10 के केस में ये हो जाएगा इंटू 2 ऊपर नीचे, ये आ जाएगा -8/20। क्लियर, -8/20। और 5/10 का डिनोमिनेटर अगर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 10/20। अब आप देखिएगा -8/20 और 10/20 के बीच में अगर आप देखते हैं तो अब आराम से आपको 10 मिल सकते हैं। तो -8/20 से जब हम कहानी चालू करते हैं, रेड पेन ले लेते हैं, तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, 2 2 4 5 6 7 8 हो गए हैं, ठीक है। 1/20, 2/20, टोटल 10 हमने रैशनल नंबर्स लिख दिए, तो 2/20, और लास्ट ये किसके बीच में हमने दिया, तो ये हमने दिया है 10/20। यहां से लेके यहां तक ये 10 रैशनल नंबर्स हमने दे दिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 रैशनल नंबर्स -8/20 और 10/20 के बीच में हमने दे दिए। कुल मिला के या तो यहां से आप नेगेटिव से चालू करिए या वहां से पॉजिटिव से आ जाइए। अगर किसी का आंसर यहाँ पे 9/20, 8/20 ऐसे आया है तो वो भी सही है। क्लियर है, चलिए यहां पे हो गए हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। हम कर देते हैं बोर्ड क्लियर। अब मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने सैंपल पेपर नंबर 1 में किया था। देखिएगा, आपको यहाँ पे z दिया है, यहाँ पे आपको x दिया है, यहाँ पे आपको y दिया है, और आपसे कहा है कि x + y + z बताइए क्या होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, साइड्स को एक्सटेंड कर दिया है, तो x + y + z 360 डिग्री होगा। आप x, y, z की पहले तो अलग अलग वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखना, यूजिंग लीनियर पेयर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग लीनियर पेयर। अगर मैं लीनियर पेयर कंसेप्ट यूज करता हूं तो मैं कहूंगा कि एंगल z + 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से एंगल z की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 180 - 30,
विच इज इक्वल्स टू एंगल Z इज 150 डिग्री। क्लियर है? तो ये मेरा एंगल Z आ गया। एंगल X की अगर मैं बात करूं तो एंगल X प्लस 90 इज अगेन 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एंगल X की वैल्यू आएगी 180 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू एंगल X की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई। डन। अब हमें बताना है एंगल Y, तो हम यहां पे बोलेंगे एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स is 360 degree, therefore angle X plus angle Y plus angle Z is equals to 360 डिग्री। तो एंगल X कितना है? ये है 90 डिग्री। एंगल Y कितना है? ये है 150 डिग्री। एंगल Z है 150 डिग्री और एंगल Y हमें नहीं पता, वही निकालना है। तो एंगल Y निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो एंगल Y हमारा आ जाएगा 360 माइनस 90 माइनस 150। तो मतलब 360 में से आप माइनस कर दो कितना? 240, 240, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 और 120 डिग्री एंगल Y की वैल्यू। तो आप फाइनली देख रहे हैं एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू, implies that एंगल X is 90, एंगल Y is 120 एंड एंगल Z is equals to 150। और ये वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है किसके? 360 डिग्री के। तो ये आनी भी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये वाला एक कंसेप्ट पता था, कौन सा? कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट के हिसाब से x प्लस वाई प्लस जेड तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तीनों का सम 360 डिग्री आना चाहिए, वो आया भी है। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में x बताइए। तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स of a polygon is equals to 360 degree. Therefore 125 plus 125 degree plus x degree should equals to 360 degree। x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 125 माइनस 125। तो ये हो गया आपका 360 माइनस 10 का 0 कैरी 1 5, तो ये आपका आ गया 250 और यहाँ पे आ गया 10 1 110 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू आएगी। डन, इतना सही था। 5 मार्क्स का सवाल आराम से हमारा हो जाएगा। क्लियर है? आसान था। प्रॉपर्टी की मार्क्स हैं कुल मिला के, आपको प्रॉपर्टी अगर पता है तो। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था कि आप पहले अंदर आओ फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एक ये भी तरीका ये था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं लीनियर पेयर लगाता तो 180 में से 125 माइनस होता, और 180 में से अगर 125 माइनस होता तो ये एंगल आ जाता 180 माइनस 125। ये वैल्यू हमारी आ जाती कितनी? तो ये आ जाती हमारी 7 में से 2 गए तो ये आ गया 5। ठीक है, 55 डिग्री। ये भी एंगल हमारा होता 55 डिग्री। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते, अंदर का सम 180 है तो 180 में से 55 माइनस होता, यहाँ पे जो आता उसमें से आप x निकाल लेते, तो 180 में से ये एंगल माइनस करके x निकाल लेते। ये भी एक तरीका था। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। यहाँ पे आपको y दिया है, यहाँ पे आपको ये 112 डिग्री दिया है, यहाँ पे ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया है, ये एंगल Z दिया है इतना सा और इतना सा, ये 40 डिग्री दिया है, और ये एंगल जो है इतना सा, ये आपको X दिया है। क्लियर? तो आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, इस पैरेललोग्राम का नाम मैं डाल देता हूं A B C and D।
आपको देखो क्या बोला है, तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल में है तो एंगल x की वैल्यू एंगल z के बराबर होगी, एक चीज, ठीक है, और एंगल y जो है वो 112 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, या मत बोलो तो आप यहां पे ये बोल दो कि ए बी इज पैरेलल टू, ए बी जो लाइन है ये पैरेलल है सी डी के, एंड ए डी इज पैरेलल टू, ए डी किसकी पैरेलल है, ये लाइन बी सी के, तो ये एक पैरेललोग्राम है, इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। अब यहां पे एंगल y is equals to 112 डिग्री, रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, ठीक है, तो एंगल y क्या 112 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एंगल d जो है वो एंगल b के इक्वल है, यहां ब्रैकेट में लिख दो एंगल d इज इक्वल्स टू एंगल b, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक हमारा ये पार्ट खत्म। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे देखूं तो एंगल x जो है वो एंगल y के इक्वल है, ठीक है, तो ऑल्सो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z, अपोजिट मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ये लाइन है और ये लाइन अगर पैरेलल है इस लाइन के, तो मैं कहूँगा x जो है वो z के इक्वल में है, ठीक है। अब हम और क्या बोल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, देयरफॉर 40 प्लस Z, ये कंप्लीट जो एंगल है 40 प्लस Z, ठीक है, ये इक्वल होगा x प्लस एंगल, ये किसके इक्वल होगा, एंगल x प्लस BCA, एंगल BCA के, तो ये वाला एंगल इक्वल है BCA के, ठीक है। हम और कैसे बोल सकते हैं, तो अगर ये इक्वल है और x की वैल्यू z के बराबर है, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं तो इस केस में ये हो जाएगा 40 प्लस x इज इक्वल्स टू x प्लस एंगल BCA, और BCA की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी। तो ये तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, अगर इसको हटा दें और ड्राइंग को देखें तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो देखना एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। यहां पे एंगल A की वैल्यू अगर मैं देखूं तो एंगल A की वैल्यू है 40 प्लस Z, डन। एंगल B की वैल्यू है 112 डिग्री, प्लस एंगल C की वैल्यू है x प्लस एंगल BCA प्लस एंगल D की वैल्यू है 112 विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐसे कर सकते हैं। अब देखिएगा 112 प्लस 112 वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 224। तो देखो 40 प्लस Z प्लस x प्लस एंगल BCA, ये इक्वल आ जाएगा 360 में से हम माइनस कर देते हैं 224 को, ऐसे आ सकता है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पे ये हमारा आ जाएगा 40 प्लस Z प्लस x एंगल BCA, ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। तो देखिएगा ये अगर 40 है तो BCA भी 40 होगा, तो 40 प्लस 40 80 होता है, ये 80 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे इस 40 को यहाँ से हटा देते हैं, ये एंगल BCA को यहाँ से हटा देते हैं, तो आपका जो x प्लस Z की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी, अब क्लियर देखना,
तो z प्लस एक्स कितना आ रहा है, तो z प्लस एक्स की जो वैल्यू है ये आ रही है 360 माइनस 224 माइनस 80, तो ये आ रही है हमारी 360 माइनस 4, 8 9 10 10 का 0 कैरी 1 304, 360 में से 304 गए तो ये बचेगा 56 और z और x इक्वल थे, ये हमने लिखा है। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं z प्लस जेड इज इक्वल टू 56 और 2z की जो वैल्यू है वो आएगी 56, z की वैल्यू आएगी 56 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनली z हमारा आ गया 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 8 इज 16, z हमारा आ गया 28। तो z हमें मिल गया, हमें y मिल गया और x क्योंकि इक्वल था तो यहां पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर एंगल x इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 28 डिग्री। खत्म कहानी। ये था आपका लॉन्ग आंसर टाइप वैरायटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपका हो गया सॉल्व। चलिए मूव करते हैं, लास्ट सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें 2 डायग्राम दिए हैं और ये सैंपल पेपर भी खत्म। क्या दिया है, द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। बोला गया है कि गन और रन दोनों पैरेललोग्राम हैं, फाइंड एक्स एंड वाई। तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम आप लिख दो और ओरली सॉल्व हो जाएगा फिर। तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, तो पैरेललोग्राम की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, आर पैरेलल एंड इक्वल। दूसरी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इन दोनों प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे, ये दोनों चीजें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है GUNS गन्स एंड रन्स, RUNS, ये फिगर का नाम है, आर पैरेललोग्राम्स। इसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, देखिएगा पहला फिगर, तो इन गन्स, इन GUNS अगर आप देखें तो 26 की वैल्यू इक्वल होगी किसके, 3y माइनस 1 के, और यहां पे 3y की वैल्यू फाइनली आएगी 27, तो ये आएगी 27। क्यों, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और y की वैल्यू यहां पर आ गई कितनी, 9, तो ये y की वैल्यू आ गई। इसके अंदर x निकालना है तो हम लिखेंगे ऑल्सो, अभी सिर्फ GUNS पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ऑल्सो 3x इज इक्वल्स टू 18, तो x इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 6, x और y हो गया। डन। रेड पेन का यूज कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं क्या, तो अब मैं ले लेता हूं इन RUNS, इस पैरेललोग्राम के अंदर देखिएगा यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी का यूज होगा, कौन सी वाली, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो मतलब यहां पे y प्लस 7 की वैल्यू 20 के बराबर होगी। y प्लस 7 मतलब ये है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब y प्लस 7 की वैल्यू 20 के बराबर होगी। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 7 और y की वैल्यू हमारी आ रही है कितनी, तो ये आ रही है 13, ये y आ गया। डन। ऑल्सो यहां पे आएगा 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू x प्लस 13। x की वैल्यू आएगी 16 माइनस 13 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। हो गया सॉल्व। एक ये आंसर, एक ये आंसर किसके लिए, रन्स में, और यहां पर एक ये आंसर, एक ये आंसर किसके लिए, इन GUNS। फाइनली आपने सॉल्व कर लिए यहां पे 29 क्वेश्चंस। सैंपल पेपर नंबर 2 खत्म।
आप अगर चाहते हैं कि आपके पास ये सारे सैंपल पेपर्स एज अ मॉक टेस्ट के रूप में आप भी घर बैठ के सॉल्व कर पाएं, तो इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अभी जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करिए। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट में आएगी और आपको भी ये बुकलेट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी इन हार्ड कॉपी इसी के साथ में इन ई बुक्स के फॉर्म में। क्लियर है? आपको ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे सारे का सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको अवेलेबल है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको पे नहीं करनी। आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके पहचान में, आपके रिलेशन में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो ये भी कोर्सेज कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन के साथ अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है? मिलते हैं सैंपल पेपर नंबर 3 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।